भैया सभी को नमस्कार। मेरा नाम अखिल कुमार राव है। वर्तमान में मैं इंस्पेक्टर हूं सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम डिपार्टमेंट में, जो कि सेंट्रल जीएसटी एंड कस्टम डिपार्टमेंट के नाम से भी जाना जाता है। आज हम और आप इस प्लेटफॉर्म से जीएस पोर्शन की शुरुआत करने जा रहे हैं। वो शुरुआत करने से पहले हमारी और आपकी जान पहचान होना ज़रूरी है, जिसके लिए मैं कुछ बातें आपसे करना चाहता हूं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, अखिल कुमार राव and a list of some of the exams cleared by me in the previous years. हाल के कुछ सालों में मेरे द्वारा क्लियर किए गए कुछ एग्जाम्स: एसएससी सीजीएल 4 टाइम्स, ऑल इंडिया रैंक 14 एफसीआई, ऑल इंडिया रैंक डीएमआरसी, ऑल इंडिया रैंक 7, some exams of बैंक पीओ एंड द यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट। ये सारी जानकारी आप तक पहुंचाने का मकसद वाहवाही पाना बिल्कुल भी नहीं है। इसका केवल एक ही मकसद है, आपको ये सुनिश्चित करा देना कि आप सही हाथों में हैं और आपको दी जा रही जानकारी ऑथेंटिक है, फुल प्रूफ है एंड एज पर एग्जाम पैटर्न है। यहाँ से आपको जो भी पढ़ाया जाएगा वो ऑथेंटिक होगा, कई बार क्रॉस वेरीफाइड होगा, चेक किया गया होगा और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। कुछ भी बेकार की बातें नहीं, बल्कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी जरूरी चीजें। अब सवाल उठता है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लेटफॉर्म? हमारा और आपका यहाँ साथ होने का क्या मकसद है? पहला, टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन अंडर ट्रस्टेड गाइडेंस। आपको बेहतर क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड कराना ट्रस्टेड गाइडेंस के तले, ऐसे टीचर्स के तले जो एग्जाम पैटर्न को अच्छे से समझते हों। टू गिव प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस टू द बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ द एस्पायरेंट्स। तैयारी के दौरान आने वाली डिफरेंट समस्याओं को सॉर्ट आउट करना इन अ प्रैक्टिकल वे। प्रैक्टिकल वे कैसे कह सकते हैं? चूंकि हम में से ज़्यादातर जो इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ाने जा रहे हैं विभिन्न पहलुओं पर सिलेक्टेड हैं, विभिन्न प्लेटफॉर्म पर सिलेक्टेड हैं, तो हमने उन सारी समस्याओं को झेला है, देखा है, भुगता है। हम बेहतर रूप से उसका सॉल्यूशन निकाल कर आपको दे सकते हैं कि भैया ऐसी ऐसी परेशानियों में ऐसे तरीके अपनाओ जिससे बेहतर रिजल्ट आ सकता है। आप समझ सकते हैं, किसी भी सिलेक्टेड व्यक्ति से गाइडेंस लेने का एक फायदा ये होता है कि उसे वो राह पता होती है जिस पर चलकर कामयाबी प्राप्त की जा सकती है। नाकामयाब आदमी आपको बता सकता है कि ये वाला रास्ता मत अपनाना, ऐसे कामयाब नहीं होगे, ये वाला भी मत अपनाना, ऐसे कामयाब नहीं होगे। आप पूछोगे फिर कौन सा अपनाएं? वो कहेगा ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन एक कामयाब व्यक्ति आपको वो एक रास्ता बता सकता है कि आप इस तरीके को या इस मेथड को फॉलो कर लो, जिससे आपको जल्दी कामयाबी मिल सकती है। दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिक्सचर ऑफ ट्रेडिशनल एज वेल एज मॉडर्न या स्मार्ट वर्क अप्रोच। मैं इसमें हमेशा विश्वास रखता रहा हूं, क्योंकि मैं खुद एक आलसी प्रवृत्ति का कैंडिडेट रहा हूं। चीजों को कैसे स्मार्टली किया जा सकता है, इस पर मैंने हमेशा फोकस किया। मुश्किल से मुश्किल काम को आसान करने के तरीके निकालना। आप जानते हैं, ऐसा अक्सर कहा जाता है कि अगर मुश्किल काम को करने का इजी मेथड चाहिए तो आप किसी आलसी आदमी से मिलिए, वो कुछ ना कुछ आसान रास्ता उसे करने का बता देगा। मैं भी उन्हीं में से एक हूं। स्मार्ट अप्रोच अपनाना, सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करना, बट हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क, कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। मैं फिर दोहरा दूं, कड़े परिश्रम का कभी कोई विकल्प नहीं होता। कड़ी मेहनत हर फील्ड में कामयाबी के लिए जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है सही दिशा में कड़ी मेहनत करना, टू वर्क इन द राइट डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मैं और आप तय करते हैं कि यहां हम खूब मेहनत करेंगे और खोदकर तेल निकाल लेंगे। मैं और आप जम के मेहनत करना शुरू कर देते हैं और गहराई से खुदाई करना शुरू कर देते हैं, पर क्या गारंटी है 2, 4, 10, 20, 30, 50 फीट बाद तेल निकल आएगा? ऐसी गारंटी नहीं है। उसके लिए हमें ज़रूरत होगी किसी एक्सपीरियंस व्यक्ति की, किसी अच्छी मशीनरी की, जिसके द्वारा ये जाना जा सके कि भैया यहाँ पर या दूसरी जगह पर तेल मौजूद है। अगर उस जगह पर आप मेहनत करेंगे तो आप उसका रिजल्ट पा लेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है हार्ड वर्क भी करना, बट इन अ मॉडर्न वे, इन अ मेथड ऑफ स्मार्ट वर्क। आपको कड़ी मेहनत स्मार्टली करनी है, सही डायरेक्शन में करनी है। कड़ी मेहनत आप करिएगा, आपको सही दिशा हम प्रोवाइड कराएंगे। एक अच्छे टीचर का यही काम है, बच्चों को सही मार्गदर्शन देना कि किस दिशा में जाकर बेहतर रिजल्ट प्राप्त किए जा सकते हैं। थर्ड, not only to boost the academic knowledge but also
इनकलकेट द मोटिवेशनल थॉट्स एंड बेसिक मॉरल वैल्यूज, यानी कि केवल एकेडमिक नॉलेज प्रोवाइड कराना नहीं। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि एक टीचर का काम केवल एकेडमिक नॉलेज देना नहीं है, उसका काम है एक बेहतर व्यक्ति तैयार करना, एक बेहतर समाज तैयार करना, साथ ही साथ आपको मोटिवेशन देना। आपकी तैयारी का ये सफर अक्सर उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। आप कभी कभी बहुत उत्साहवर्धक फील करेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे, और कभी कभी ऐसा महसूस करेंगे कि आप थक गए हैं, आप थकान महसूस कर रहे हैं, या फिर कामयाबी की तरफ बढ़ते हुए आपके कदम रुक रहे हैं, थक रहे हैं। ऐसे मौके पर एक सही टीचर आपको इस स्तर से उस स्तर तक पहुंचाने में मदद करता है, चाहे वो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू हो, चाहे कुछ बेहतर व्यक्तियों के बारे में आपको जानकारी देकर जो अपने फील्ड में मेहनत करके कामयाब हुए हैं। ऐसे ही कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज या स्पिरिट के साथ हम आज का लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। मोटिवेशनल स्पिरिट के बारे में मैं आपको बता दूं, ये सब आपने और मैंने फेस किया होगा कि तैयारी के दौर में आपको अलग अलग तरह के व्यक्ति मिलेंगे जिनमें से ज्यादातर आपको डिस्करेज कर रहे होंगे। वो दौर जब तैयारी अपने चरम पर होती है, अपने पीक पर होती है, आप जमकर मेहनत कर रहे होते हैं लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही होती है, और उस समय आपको ऐसे कमेंट सुनने को मिलते हैं कि हमें पता था तुमसे नहीं हो पाएगा। उस समय अपने आप को मोटिवेट करते रहने की जरूरत होती है, अंदर से खुद को मोटिवेशन देने की जरूरत होती है, और एक अच्छे टीचर द्वारा भी आपको मोटिवेट करने की जरूरत होती है। एक प्रसिद्ध कहानी आपके सामने फिर से पेश करने जा रहा हूं, इस पिता पुत्र और उनके पालतू गधे की कहानी। एक बार भरी दोपहरी में एक पिता पुत्र अपने गधे को लेकर साथ जा रहे थे। वो एक गांव से गुजरते हैं और गांव वाले देखते हैं और उन पर हंसते हैं और कहते हैं कितने बेवकूफ लोग हैं, इतनी गर्मी है और दोनों पैदल चल रहे हैं जबकि गधा उनके पास मौजूद है। ये सुनकर उन्हें समझ में आता है कि बात तो सही कह रहे हैं भाई, ऐसा करते हैं हमें गधे पर बैठ जाना चाहिए। ये सुनकर बेटा गधे पर बैठ जाता है और वो आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी आगे चलते हैं और कुछ दूसरे लोग उन्हें मिलते हैं और वो कहते हैं यार देखो कितना नालायक पुत्र है, बेटा कितना नालायक पुत्र है जो पिताजी जो है पैदल चल रहे हैं गर्मी में और खुद जो है गधे पे चढ़ा हुआ बैठा है। ये बात उन्हें फिर बुरी लगती है और उन्हें एहसास होता है। बेटा कहता है पिताजी आप बैठ जाइए, मैं नीचे उतर जाता हूं। अल्टीमेटली स्टेज बदल जाती है, पिताजी गधे पे बैठ जाते हैं। थोड़ी आगे चलते हैं और फिर कुछ गांव वाले मिलकर उनका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं यार कितना निर्दयी बाप है, बच्चा बेचारा पैदल चल रहा है, गर्मी में पैदल घूम रहा है और खुद जो है गधे पर चढ़ा बैठा है। इन सब तानों से वो इतने परेशान हो जाते हैं कि वो अगला ये कदम उठाते हैं, वो गधे को अपने सिर पर उठा लेते हैं और आगे चलते हैं। जब ऐसा होता है तो पूरी दुनिया उन पर हंसती है। इस कहानी का मकसद आपको दो संदेश देना है। सबसे पहला, आप हर किसी की परवाह नहीं कर सकते। जब भी आप किसी संघर्ष भरे दौर से गुजरेंगे, बहुत सारे लोग आप पर अच्छे या बुरे कमेंट्स करेंगे, आप हर किसी की परवाह नहीं कर सकते। जब आप हर किसी की परवाह करने लगते हैं तो आप गधे को अपने सर पर उठाने लगते हैं, ऐसे अजीबोगरीब काम करने लगते हैं जो और ज्यादा हंसी का पात्र आपको बनाता है या कई बार विफलताओं की ओर ले जाता है। लेकिन उसका दूसरा पक्ष भी सच है। क्या किसी की परवाह ना करें? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। इसके लिए इस व्यक्ति की कहानी सुनिए, सचिन तेंदुलकर। यहां पर कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। जब सचिन अपने मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, खराब फॉर्म से गुजर रहे थे, तो प्रसिद्ध अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा सचिन एंडुलकर। सचिन का एंड हो गया है, अब सचिन संन्यास क्यों नहीं ले लेते। सचिन उस समय बहुत परेशान रहे, चोट लगी थी, टीम से बाहर गए, खुद पर विचार किया, अपने कुछ खास दोस्तों से बात की कि मैं क्या गलती कर रहा हूं, अपने पुराने कोच से बात की, मेरी कमियां कहां पर हैं, मैं कहां सुधार कर सकता हूं, अपने आप को और बेहतर किया, चोट से वापसी की, दोबारा टीम में आए और उनका परफॉर्मेंस था टेस्ट मैच में 248 नॉट आउट। यह शानदार परफॉर्मेंस होने के बाद उसी अखबार ने लिखा, द गॉड ऑफ क्रिकेट बैक विद अ बैंग। क्रिकेट के भगवान की धमाके के साथ वापसी। वही सचिन तेंदुलकर थे, वही टाइम्स ऑफ इंडिया था, सिर्फ एक ही चीज बदली थी, नजरिया और रिजल्ट। सचिन ने अपना नजरिया बदला, अल्टीमेटली रिजल्ट बदला, लोगों की राय बदल गई। फिर से कुछ बातें दोहरा देना चाहता हूं, रिजल्ट बदलने के साथ लोगों की आपके प्रति राय बदल जाती है। हर किसी की परवाह मत करिए। पहला पॉइंट, डोंट बॉदर अबाउट एवरीबॉडीज कमेंट। लेकिन दूसरा पॉइंट भी याद रखिए,
कभी कभी जब आप ऐसा सोचने लगते हैं कि मैं किसी की परवाह नहीं करता, तो कामयाबी की तरफ जाने के लिए एक सही और एक गलत रास्ता जा रहा होता है, और कोई आपको रोकने की कोशिश करेगा और आप कहेंगे हाँ मैं किसी की परवाह नहीं करता। नहीं, अपने जीवन में कुछ लोग चुनिए, कुछ ऐसे खास लोग जो आपको बेहतर जानते हों। आपके माता पिता हो सकते हैं, आपका कोई खास गुरु हो सकता है, आपका कोई अच्छा दोस्त हो सकता है। उनसे बातचीत करिए, अपने से जुड़े खास लोगों से बातचीत करिए, उनसे पूछिए, विचारिए, डिस्कशन करिए, उनकी सलाह लीजिए और खुद को बेहतर करिए। हर किसी की परवाह आपको नहीं करनी है, लेकिन अपने जीवन में जुड़े हुए कुछ अच्छे लोगों की सलाह मानिए और आगे बढ़िए। और फिर कह रहा हूं, रिजल्ट बदलते ही लोगों की आपके प्रति राय बदल जाएगी। निरंतर मेहनत करते रहिए। इसी कोशिश में हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टॉपिक इज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। सबसे पहला सवाल उठता है, संविधान क्या है? व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन? इंग्लिश में कहूं तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेट ऑफ रूल्स और सेट ऑफ गाइडलाइंस बाय विच एनी कंट्री, एनी सोसाइटी, एनी इंस्टीट्यूशन रन्स। संविधान दिशा निर्देश या वह नियमावली है जिसके द्वारा कोई समाज, कोई देश या कोई संस्था चलाई जाती है। जब कोई संस्था या कोई समाज चलाने के लिए ऐसे दिशा निर्देश चाहिए, तो हमारा देश चलाने के लिए क्यों नहीं, हमारे देश को चलाने के लिए भी हमेशा से हमारे अपने संविधान की जरूरत थी। आजादी के दौर में बार बार इस संविधान को बनाने की मांग उठ रही थी। अल्टीमेटली ये मांग पूरी भी हुई। उसका सबसे पहला टॉपिक, ये मांग कैसे पूरी हुई और वो लोग कैसे तैयार हुए जिन्होंने हमारे संविधान को बनाया, हमारे संविधान का पहला टॉपिक है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा संविधान किसने तैयार किया? सबसे पहला सवाल, हमारा संविधान तैयार किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। हमारा संविधान 389 सदस्यों से मिलकर बनी एक सभा, जिसे हिंदी में संविधान सभा कहा जाता है और इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा जाता है, हमारे देश का संविधान बनाने के लिए जिम्मेदार है। इसका आइडिया हालांकि इससे कुछ पहले 1934 में M.N. रॉय द्वारा दिया गया। एग्जाम में आया हुआ सवाल है, इंपॉर्टेंट, मार्क करके याद कर लीजिएगा। द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन was first proposed by a person M.N. रॉय, एक कांग्रेसी M.N. रॉय द्वारा हमारे देश के संविधान का आइडिया दिया गया 1934 में। इसकी कहानी शुरू होती है यहां से, स्टोरी 1945 के आसपास की घटना है। ब्रिटेन में चुनाव होने थे। चुनाव में 3 पार्टियां भाग ले रही थी, लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी और लिबरल पार्टी। लेबर पार्टी के मुखिया थे क्लेमेंट एटली। ये जनाब, क्लेमेंट एटली। हर पार्टी चुनाव के दौरान अपना घोषणा पत्र जारी करती है, अपना मेमोरेंडम जारी करती है। इन पार्टीज ने भी अपने विभिन्न घोषणाओं से जुड़े हुए घोषणा पत्र जारी किए और लेबर पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में यह भी शामिल किया कि अगर हम जीते तो भारत को आजाद करने की प्रक्रिया को जल्दी करके अपने लोगों को वापस बुला लेंगे। भारत को आजाद करने की जल्दी ब्रिटेन वासियों को क्यों पड़ी हुई है? भारत को आजाद करने की नहीं, अपने अफसरों, अपने लोगों को वापस बुलाने की जल्दी पड़ी हुई थी। यहां पर क्रांतिकारी आंदोलन चरम पर होते जा रहे थे, पीक पर होते जा रहे थे और इसलिए बहुत सारे अंग्रेजों का यह मानना था कि यहां स्थितियां मुश्किल भरी होती जा रही हैं और उनके लोगों को वापस बुला लिया जाए। उसी मांग को तवज्जो देते हुए क्लेमेंट एटली ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया कि हम जीतने के बाद भारत को आजाद करने की प्रक्रिया को तेजी से बढ़ाएंगे। अल्टीमेटली उस चुनाव का रिजल्ट आया, चुनाव में जीत हुई लेबर पार्टी की और प्रधानमंत्री बनाए गए क्लेमेंट एटली। अगला इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, 1947 में भारत की आजादी के वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर इज क्लेमेंट एटली। मैं एक और बात यहां पर जोड़ दूं, हम जिस भी टॉपिक को कवर करेंगे उस टॉपिक के बाद उस टॉपिक से आए हुए विभिन्न सवालों को भी कवर करेंगे, ये जांचने के लिए कि हम जो तैयारी कर रहे हैं वो सही ट्रैक पर है या नहीं। अगर हम कोई पर्टिकुलर टॉपिक निपटा रहे हैं तो उस टॉपिक से आए हुए पिछले 1, 2, 3, 4, 20 या 25 सालों तक आए हुए सवाल हमें समझ में आ रहे हैं या नहीं, हम उन्हें सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। तो कोई भी टॉपिक निपटाने के बाद उस लेक्चर या नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। कंजर्वेटिव पार्टी के मुखिया हालांकि विंस्टन चर्चिल थे, पर वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए लिख दे रहा हूं, विंस्टन चर्चिल।
तीसरी पार्टी लेबर पार्टी, माफी चाहूंगा, तीसरी पार्टी लिबरल पार्टी, जिनके मुखिया आर्कीबेल्ट थे, बट वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक ही नाम याद रखना है, क्लेमेंट एटली। चुनाव जीतने के बाद अल्टीमेटली इन्होंने अपना वादा निभाया और अपने मंत्रिमंडल में से 3 सदस्यों को, अपने कैबिनेट में से 3 सदस्यों को भारत भेजा संविधान निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए। चूंकि उनके कैबिनेट के 3 सदस्य भारत आए थे, इसलिए उस मिशन को कहा गया कैबिनेट मिशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन किस दिन भारत आया? कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया ऑन मार्च 24, 1946, 1946 24 मार्च को कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन में शामिल 3 लोग के नाम आपको याद रखने हैं। पहला, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स एंड A.V. अलेक्जेंडर। तीनों का चेहरा आप देख सकते हैं। फोटोज दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि ये हमारे दिमाग की खूबी है कि हमें टेक्स्ट से ज़्यादा फोटोज, पिक्चर्स याद रहती हैं और पिक्चर्स से ज़्यादा वीडियोस याद रहती हैं। इसलिए हमारी तैयारी के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहेगी कि हम टेक्स्ट को, लिखावट को या शब्दों को पिक्चर्स में और पिक्चर्स को वीडियो में बदल पाएं। आप आगे भी ऐसा पाएंगे कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट लिस्ट को मैं विभिन्न कहानियों या वीडियोस के थ्रू आपको याद कराने की कोशिश करूंगा। ये जो सेंटर में भैया हैं, ये लॉर्ड पैथिक लॉरेंस हैं। कैबिनेट मिशन के मुखिया भी यही हैं। अगर कहीं इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि 3 में से कैबिनेट मिशन में ये तीनों ही मेंबर हैं, लेकिन इनमें से हेड कौन है? हेड ऑफ द कैबिनेट मिशन वाज लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। स्टेफर्ड क्रिप्स को आप पहले भी जानते हैं। 1942 के दौरान 1939 से 1945 के बीच आप जानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। उस दौरान भारतीयों से तोल-मोल करने, भाव-तोल करने अंग्रेजी सरकार ने एक व्यक्ति को भेजा था, स्टेफर्ड क्रिप्स। क्रिप्स ने जो प्लान उस समय पेश किया वो सारे वादे भविष्य के करता था, इसीलिए उसे कहा गया पोस्ट डेटेड चेक। ये सारी बातें हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। वर्तमान में हमें याद रखना है तीनों नाम, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स एंड A.V. अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन यहां पर आया। कैबिनेट मिशन ने विभिन्न लोगों से यहां बातचीत की, विभिन्न नेताओं से बातचीत की, कांग्रेस के नेताओं से, मुस्लिम लीग के नेताओं से, मोहम्मद अली जिन्ना से, और पाया कि उनकी मांगें विविधतापूर्ण हैं, बड़ी डिफरेंट हैं। मुस्लिम लीग चाहती है भाई हमारा अलग देश बना दिया जाए, कांग्रेस चाहती है कि नहीं हमारा देश अलग नहीं होना चाहिए, ये चीजें उसमें शामिल होनी चाहिए। अल्टीमेटली वो वापस गए और इन 1.5-2 महीनों में जो भी उन्होंने जाना उस रिपोर्ट को पेश किया 16 मई 1946 को। और उस रिपोर्ट में उन्होंने अपने पूरे भारत देश को 3 भागों में बांट दिया ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा गया सवाल है, कैबिनेट मिशन ने भारतीयों को किस आधार पर बांटा? आंसर इज धर्म के आधार पर। कैबिनेट मिशन डिवाइड इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। उनकी लिस्ट में 3 रिलीजन शामिल थे, मुस्लिम, सिख्स एंड अदर्स। कुछ किताबों में आपको यहाँ जनरल लिखा मिलेगा, तो ऑप्शन में चाहे अदर्स मिले या जनरल लिखा मिले, एक ही बात है। कैबिनेट मिशन ने भारतीयों को, इंडिया को 3 भाग में बांटा, मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल, और कहा कि हर 10 लाख की जनसंख्या पर एक रिप्रेजेंटेटिव बना दीजिए, टू सेलेक्ट 1 रिप्रेजेंटेटिव ऑन एवरी 10 लाख ऑफ पॉपुलेशन। यानी कि अगर किसी एरिया में 20 लाख मुस्लिम हैं तो वहां से 2 रिप्रेजेंटेटिव चुन लीजिए, उनके 2 नुमाइंदे चुन लीजिए। अगर सिखों की संख्या किसी एक पर्टिकुलर एरिया में 10 लाख है तो वहां 1 नुमाइंदा चुन लीजिए। जनरल में अगर कहीं 1 करोड़ है तो 10 नुमाइंदे चुन लीजिए। इस प्रकार से ये सिलेक्शन हुआ। हालांकि इस सिलेक्शन पर भी बहुत सारे कटाक्ष होते हैं, बहुत सारा क्रिटिसिज्म किया जाता है। सबसे बड़ी बहुल आबादी हिंदू यहां से गायब दिख रही है। इतने छोटे दौर में जी कैबिनेट मिशन यहां पर आया था, शायद ये हमारी वर्सेटैलिटी को नहीं समझ पाए, हमारे देश के कल्चर को अच्छे से जान नहीं पाए, सभ्यता को नहीं जान पाए। अल्टीमेटली आप देख रहे हैं हिंदू वर्ड इसमें से गायब है। खैर वो विवाद का विषय है। इलेक्शंस हुए एंड अ टोटल ऑफ 389 मेंबर्स वर सेलेक्टेड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर दोहरा रहा हूं, इन आधार पर बांटे गए नुमाइंदों के नाम गए, उनको वोट डाले गए, इलेक्शंस हुए और ऐसे 389 सदस्य चुनकर आए। कैसे? सेलेक्टेड बाय इनडायरेक्ट वोटिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार किया गया था? आंसर इज बाय इनडायरेक्ट वोटिंग। हिंदी में अप्रत्यक्ष चुनाव विधि द्वारा।
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है भैया, भारत देश के लोगों ने डायरेक्टली वोटिंग नहीं की थी। भारत देश में चुने गए लोगों ने, भारत के लोगों ने अपने कुछ नुमाइंदे चुने हुए थे, अपने रिप्रेजेंटेटिव चुने हुए थे, जो उस समय की प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रांतीय सरकारों में बैठे हुए थे। उन लोगों ने इसके लिए वोटिंग की और ये सदस्य चुनकर आए। ज्यादा बारीकी से मैं आपको बताऊं तो इन 389 सदस्यों में से 292 members were elected by the provincial legislative assembly। उस समय की प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गए लोग थे 289 सदस्य। 4 उस समय के कमिश्नरी रीजन्स में से चुने गए थे। ऐसी जगहें जहां पर अंग्रेजी सरकार द्वारा नियुक्त किया गया कमिश्नर राज कर रहा था, कमिश्नरी स्टेट्स हुआ करते थे। ये थे A, B, C and D। A फॉर अजमेर, B फॉर बलूचिस्तान, C फॉर कुर्ग एंड D फॉर दिल्ली। ऐसे 4 कमिश्नरी स्टेट्स जहां से 4 सदस्य चुनकर इस संविधान सभा का हिस्सा बने। एंड लास्ट में 93 फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स, देसी रियासतें। यानी आप देख सकते हैं जो इनडायरेक्ट वोटिंग वाला क्वेश्चन है वो यहां पर लागू होता है। प्रांतीय विधानसभाओं से चुनकर गए 292 सदस्य इनडायरेक्ट वोटिंग द्वारा, 4 कमिश्नरी स्टेट से नॉमिनेट कर दिए गए थे व्यक्ति, और 93 ऐसी देसी रियासतों से चुनकर आए थे जहां पर राजा, निजाम या नवाब राज किया करते थे। उस समय ऐसी कई रियासतें थी जो डायरेक्टली अंग्रेजी सरकार के कंट्रोल में नहीं रखी गई थी। अंग्रेजी सरकार के अंडर वहां रहने वाले राजा, महाराजा, नवाब या निजाम अपना राजकाज चला रहे थे। ऐसी रियासतों से 93 सदस्य चुनकर आए। इन रियासतों से जुड़ी भी एक इंपॉर्टेंट कहानी है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। आजादी के समय, जिस समय भारत देश आजाद हुआ, उस समय लगभग 565 ऐसी देसी रियासतें हुआ करती थी। इनमें से कुछ भारत का हिस्सा बनी, कुछ पाकिस्तान का हिस्सा बनी। जिस समय हमारे भारत देश का बंटवारा हुआ उस समय इन 565 में से 13 रियासतें डायरेक्टली पाकिस्तान में मर्ज हो गईं, पाकिस्तान से जुड़ गईं, और बाकी बची हुई लगभग 552 रियासतें भारत के हिस्से आईं। इन 552 रियासतों को ऑप्शन या विकल्प दिया गया, या तो आप भारत से जुड़िए, एक्चुअली सारी 565 को ये विकल्प दिया गया, या तो भारत से जुड़ जाइए या पाकिस्तान से जुड़ जाइए, या फिर आप इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, अपना इंडिपेंडेंट राज्य या देश बना सकते हैं। 13 ने पाकिस्तान के साथ जुड़ना तय किया। 552 जो भारत के हिस्से में आ रही थी उनमें से 549 ने 539 माफी चाहूंगा, 539 ने भारत से जुड़ने का फैसला किया। 3 ऐसी प्रिंसली स्टेट्स थी जिन्होंने दिक्कत पैदा करनी शुरू कर दी। बहुत सारे उस समय के राजनेता इस दबाव के पक्ष में नहीं थे कि किसी को किसी भी एक देश में शामिल करने के लिए दबाव बनाया जाए, लेकिन एक दूरंदेशी नेता, या यूं कह लीजिए उस समय के बहुत दूर तक सोच रखने वाले एक नेता का ही कमाल था, उनकी सोच का नतीजा था कि ये थोड़ी भी रियासतें भारत से बाहर नहीं रह पाईं। उन नेता का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये श्रेय जाता है कि वो थोड़ी बची हुई रियासतों को भारत में शामिल कर पाए ताकि फ्यूचर में कोई विवाद ना हो। और ये बात सच है, जितनी भी ज़्यादा देसी रियासतें या ज़्यादा राज्य बनते उतने ज़्यादा बाउंड्रीज होती, और हमेशा विभिन्न राज्यों के अपने मत, अपने राइट्स, अपने हक आपस में टकराते रहते, बाउंड्री डिस्प्यूट्स पैदा होते और आए दिन विवाद पैदा होता। आज भी आप देखते हैं जो भी विवाद बनता है वो बाउंड्री पर बनता है। इधर भारत का चाइना से विवाद चल रहा है, वो चीन
चीन हमारे देश की कुछ जमीनें हमेशा हड़पने की फिराक में रहता है। उधर पाकिस्तान देश जहां पर बना हुआ है, आप देखते हैं वहां पर विवाद चलता रहता है। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जानते थे कि ये जितना कम होगा, जितनी बाउंड्रीज कम बनेंगी अलग अलग राज्यों की, उतने डिस्प्यूट कम होंगे। और उसी बात को ध्यान रखते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह सुनिश्चित किया कि सारी देसी रियासतों का भारत में विलय करा लिया जाए, भारत में उन्हें मर्ज करा दिया जाए। वो जो 3 बेसिक देसी रियासतें जिन्होंने हमें परेशान किया, उनका नाम है जूनागढ़, हैदराबाद, एंड थर्ड इज जम्मू एंड कश्मीर। हर एक पर्टिकुलर राज्य की अपनी समस्याएं, अपना अलग ज्योग्राफिकल रीजन, और उन्हें मिलाने का तरीका भी अलग। हम एक एक करके हर किसी को समझते हैं। सबसे पहला समझते हैं जूनागढ़। जूनागढ़ में जो नवाब उस समय राज किया करते थे, नवाब का नाम था नवाब मोहम्मद महाबत खां जी। नवाब मोहम्मद महाबत खां जी इस एरिया पर राज किया करते थे, और इस एरिया में मुस्लिम शासक होते हुए भी यहाँ की मेजर पॉपुलेशन हिंदू आबादी थी, यानी ये हिंदू बहुल इलाका हुआ करता था। मोहम्मद महाबत खां जी शुरू से ही पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहते थे, और उन्होंने पाकिस्तान के साथ ये समझौता साइन भी कर लिया था, पर अल्टीमेटली वहाँ की जनता ने विद्रोह कर दिया, रिवॉल्ट कर दिया। उस रिवॉल्ट की वजह से सरकारों ने यह तय किया कि वहां पर प्लेबिसाइट, रेफरेंडम या जनमत संग्रह करा लिया जाए, वहां पर वोटिंग करा ली जाए और देखा जाए जनता किस तरफ जाना चाहती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल और पुलिस के दबाव में ये जनमत संग्रह कराया गया। जनमत संग्रह इंग्लिश में बोलते हैं रेफरेंडम, और हिंदी में जनमत संग्रह। जनमत संग्रह का रिजल्ट आया, रिजल्ट वाज 99% ऑफ द पॉपुलेशन वोटेड इन फेवर ऑफ इंडिया। उस इलाके की, उस जगह की 99% जनता ने भारत के पक्ष में वोट दिया। अल्टीमेटली इस राज्य को भारत का हिस्सा बना लिया गया, इस प्रिंसली स्टेट को का भारत में विलय कर लिया गया, और खान जी साहब अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर पाकिस्तान शिफ्ट हो गए। हम बात करते हैं दूसरे राज्य की। हैदराबाद। हैदराबाद के उस समय के निजाम का नाम था मीर उस्मान अली खान। एसएससी स्टेनोग्राफर में आया हुआ सवाल है, भारत की आजादी के समय हैदराबाद के निजाम कौन थे? असली नाम है मीर उस्मान अली खान। हालांकि मीर उस्मान अली खान के सबसे पहले निजाम पूर्वज जिन्होंने हैदराबाद बसाया, उन्हें असफ झा के नाम से जाना जाता था, और वो बहुत प्रसिद्ध हुए थे। इसी वजह से उनके आने वाले वंशजों ने अपना नाम असफ झा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ रखना शुरू कर दिया था। उसी क्रम में, उसी ऑर्डर में मीर उस्मान अली खान को असफ झा सेवंथ के नाम से भी जाना जाता था। तो पिछली बार जब क्वेश्चन आया तो ओरिजिनल नाम दिया गया था, अगली बार हो सकता है क्वेश्चन में आपको टाइटल मिल जाए। हैदराबाद के उस समय के निजाम का नाम है मीर उस्मान अली खान, उनका टाइटल है असफ झा सेवंथ। अल्टीमेटली इनके साथ भी वही समस्या थी। हालांकि इनकी समस्या थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि ये पाकिस्तान या भारत किसी के साथ भी जुड़ना नहीं चाहते थे, अपना इंडिपेंडेंट स्टेट चाहते थे। नेहरू जी के बड़े नजदीकी मित्र माने जाते थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल कई बार कोशिश करके भी इन पर दबाव नहीं बना पा रहे थे। एक अच्छा मौका आया, नेहरू जी किसी काम से भारत के बाहर मौजूद थे। उसी दौरान आप जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर अगर भारत के बाहर मौजूद है तो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के पास सारी पावर्स आ जाती हैं। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के बारे में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले ही बता दूं, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का पद संवैधानिक नहीं है, इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। संविधान में डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के नाम का कोई पद नहीं है।
प्रधानमंत्री चाहे तो अपने सबऑर्डिनेट को डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का पद दे सकता है, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू के समय हमारे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर या हमारे देश के पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। पिछली सरकारों में भी आप पाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के दौरान हमारे देश के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी हुआ करते थे। बहरहाल सारी पावर इनके पास आने की वजह से एक पुलिस एक्शन परफॉर्म किया गया, रातों रात एक पुलिस एक्शन हुआ, एक पुलिस कार्रवाई की गई हैदराबाद के निजाम पर। हैदराबाद की निजाम ने भी पलटकर अटैक करने की कोशिश की, हालांकि कुछ ही घंटों में हैदराबाद के निजाम की सेना हमारी सेना के सामने हार गई, उनको सरेंडर करना पड़ा और इस पुलिस कार्रवाई के दबाव में इसे हमारे देश का हिस्सा बनाया गया। इस पुलिस कार्रवाई को फेमस ऑपरेशन पोलो के नाम से जाना जाता है। तो फिर से बातें दोहरा दूं, इससे पहले राज्य जूनागढ़ को जोड़ा गया बाय जनमत संग्रह। अगर सवाल आता है जूनागढ़ का भारत में विलय किस प्रोसेस के द्वारा किया गया, आंसर इज जनमत संग्रह द्वारा। सवाल आता है हैदराबाद का विलय भारत में किस प्रोसेस के द्वारा किया गया, आंसर इज पुलिस कार्रवाई द्वारा, बाय पुलिस एक्शन। और उस प्रसिद्ध पुलिस कार्रवाई को ऑपरेशन पोलो के नाम से जाना जाता है। इसी तरह की इंटरेस्टिंग कहानी तीसरे राज्य से जुड़ी हुई है। जम्मू एंड कश्मीर और जूनागढ़ में बिल्कुल उलट परिस्थितियां हैं। जूनागढ़ में मुस्लिम राजा लेकिन प्रजा हिंदू बहुल। जम्मू एंड कश्मीर में राजा हिंदू थे, राजा का नाम था राजा हरि सिंह। जबकि आप जानते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू में काफी हिंदू बहुल इलाका है और कश्मीर घाटी में मुस्लिम की बड़ी आबादी है। हालांकि उस समय कश्मीरी पंडितों की आबादी भी काफी थी, वक्त के साथ वो कम होती चली गई है। बहरहाल जम्मू एंड कश्मीर पहले इंडिपेंडेंट राज्य रहना चाहता था, लेकिन उसे मालूम चला कि पाकिस्तान उस पर आक्रमण करने जा रहा है। राजा हरि सिंह भागे भागे हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास आए, जी बचाइए, पाकिस्तान हम पर आक्रमण करके हम पर कब्जा कर लेना चाहता है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा ठीक है जी, हम आपकी मदद कर देते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा नहीं, हम आपकी मदद नहीं कर सकते। आप जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में एक संस्था बन चुकी है यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्य ध्येय यह है कि दोबारा तिवारा विश्व युद्ध ना हो। उसका चार्टर कहता है अगर दो देशों के बीच कोई विवाद पैदा हो रहा है तो तीसरा या चौथा देश उसमें नहीं कूदेगा ताकि ग्रुपिज्म ना बन जाए। इसलिए यह मामला पाकिस्तान और आपके इंडिपेंडेंट राज्य कश्मीर के बीच चल रहा है, हम इसमें दखल कैसे दे सकते हैं। राजा हरि सिंह ने कहा जी फिर मैं क्या करूं, एक रास्ता है, आप हमारे साथ जुड़ जाइए, तब जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का भाग होगा और तब ये मामला जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के बीच का नहीं, इंडिया और पाकिस्तान के बीच का होगा और ऐसे में हम दखल दे सकते हैं, तब हमारे ऊपर यूएन की बंदिश लागू नहीं होती है। राजा हरि सिंह ने दबाव में वो शर्त तो मंजूर कर ली, लेकिन उसने कहा हमारी संप्रभुता का क्या होगा, हमारे इंडिपेंडेंट राइट्स का क्या होगा। उसी का ध्यान रखते हुए बैठकर समझौते के तहत जम्मू एंड कश्मीर को हमारे साथ शामिल किया गया, इस शर्त के साथ कि उनके इंटरनल मामलों में कोई दखलंदाजी नहीं की जाएगी, हालांकि उसके एक्सटर्नल मामले इंडिया के अधीन रहेंगे। यानी जम्मू एंड कश्मीर के राजा हरि सिंह से शर्त के तहत यह समझौता हुआ। क्वेश्चन पूछा जाए जम्मू कश्मीर कैसे जोड़ा गया, शर्त के साथ सशर्त शामिल किया गया भारत में। लेकिन वो कौन से मामले हैं जो भारत के कंट्रोल में रहेंगे, कौन से आउटर मामले हैं, वो मामले थे रक्षा, संचार या दूर संचार और विदेश मामले। इंग्लिश में अगर बताना चाहूं, डिफेंस, कम्युनिकेशन एंड
एक्सटर्नल अफेयर्स, यानी विदेशों से जितनी भी नीतियां तय होनी है, दूसरे देशों से जितनी भी संधियां होनी है, वो सारा कंट्रोल भारत सरकार का रहेगा। जम्मू कश्मीर की अपनी पुलिस इंटरनल मामलों के लिए हो सकती है, लेकिन सेना नहीं। रक्षा का सारा कंट्रोल भारत के पास रहेगा और संचार मामले यानी सारा कम्युनिकेशन भारत सरकार के अधीन रहेगा। इन सारी चीजों को मंजूरी देते हुए जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल किया गया और इन विभिन्न कड़ियों से जुड़कर हमारा आज का कंप्लीट भारत देश दिखाई देता है। इन्हीं स्पेशल चीजों को देते हुए एक आर्टिकल 370 हमारे संविधान में जोड़ा गया था, जिसके बारे में हम डिटेल में आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, और इस पर एक बड़ी चोट मोदी सरकार ने पिछले साल की है। हम और आप उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। 370 के तहत ओरिजिनल अधिकार जम्मू एंड कश्मीर के पास क्या हुआ करते थे, नए चेंजेस में क्या क्या बदलाव हुए हैं, कौन से अधिकार चेंज हुए हैं, कौन से अमेंडमेंट के तहत क्या बदलाव हुआ, ये आगे आने वाली क्लासेस में हम पढ़ेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने हमारे देश को यूनाइट किया, और ये वो लोग जो इन 3 राज्यों को उस समय लीड किया करते थे। राजा हरि सिंह जम्मू एंड कश्मीर के राजा, मीर उस्मान अली खान हैदराबाद के राजा, और मोहम्मद महाबत खान जी जूनागढ़ के नवाब। इसी के साथ भैया हम आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में इससे आगे की तैयारी के लिए हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू फॉर ऑल योर काइंड सपोर्ट। अगर आपको ये पसंद आया, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट। मुझे ये जानना हमेशा ही के लिए ज़रूरी होगा कि आपको इस लेक्चर में क्या क्या चीज़ें पसंद आ रही हैं और हम क्या क्या बेहतर चीज़ें और आपके लिए डाल सकते हैं। मैं फिर से जाते जाते ये सुनिश्चित कर दूं, यहाँ पर पढ़ाया हुआ एक एक चीज़, यहाँ पर पढ़ाई हुई एक एक चीज़ स्ट्रिक्टली एज पर एग्जाम सिलेबस होगी। आपको कुछ भी बेकार का नहीं पढ़ाया जाएगा और हर वो चीज़ एग्जाम से जुड़ी हुई होगी जो आपको यहाँ दी जा रही है। और ये भी वादा करता हूँ, प्रॉपरली ये सारी क्लासेस, इस क्लासेस की सारी सीरीज अटेंड कर लेने के बाद आपको कोई भी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं महसूस होगी। हालांकि नॉलेज की कोई सीमा नहीं है, आप अपनी जानकारी के लिए किताबों को आगे स्टडी कर सकते हैं, विभिन्न किताबों से संदर्भ ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको अपने आप में कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूं, जिन्हें पढ़कर आप बिल्कुल पूरी तरह सुनिश्चित होकर एग्जाम में जा सकते हैं, एग्जाम में सफलता की गारंटी लेकर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।